बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हकीकी आजादी की तहरीक है। ये शुरू हुई थी 7 महीने पहले, जब हमारी हुकूमत को एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश जिसके साथ मिल गए हमारे मीर जाफर और मीर सादिक, क्योंकि कभी भी बैरूनी साजिश कामयाब नहीं होती जब तक के अंदर से गद्दार मदद नहीं करते। तब से तहरीक इंसाफ सारे पाकिस्तान के अंदर अपना मौकफ अवाम की तरफ लेके जा रही है और अवाम को जगा रही है, शऊर दे रही है। एक बाशऊर कौम अपनी आजादी के लिए जदोजहद करती है। गुलाम कभी भी आजाद होने की कोशिश नहीं करते। ये शहबाज शरीफ के ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच में 97 से 99 तक इसके ऊपर रिपोर्ट है कि इसने कई 100 लोग पुलिस मुकाबले में मरवाए। वो जो आबिद बॉक्सर है उसने टीवी के ऊपर आके बताया, वो जो पुलिस वाला था कहता मेरे जरिए इसने लोगों को मरवाया। राना सनाउल्लाह के ऊपर 18 कत्ल, आबिद शेर अली का बाप कहता है इसने कत्ल किए। सारा फैसलाबाद जानता है इसको। इन्होंने मिलके 25 मई को हमारे ऊपर जो किया, उनकी औरतों के सामने यानी आदमियों को पकड़ पकड़ के लेके गए, बच्चों को लेके गए, शेलिंग की, जुल्म किया, 2 लोग शहीद हुए, कई जख्मी हुए, जेलों में लोगों को डाला, एफआईआर की बारिश हो गई, 23 एफआईआर मेरे ऊपर काटी। उसके बाद एक खौफ की फिजा बन गई। एक डर्टी हैरी आ गया इस्लामाबाद में, उसने और ज्यादा जुल्म शुरू किया, तशद्दुद किया, लोगों पे केसेस बनाए। जो खौफ की फिजा बनाई गई, जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं जेल में गया, वहां मैंने ऐसा नहीं जुल्म देखा उसके दौर में। जो मेरे नौकरों को इन्होंने एजेंसीज ने आके पैसे देके उनको अपनी तनख्वाह पे रखा, मेरे ऊपर कोई डिवाइस रखने के लिए एक जुमला टीवी पे का, पहले तो टीवी बंद कर दिया ARY, शहबाज गिल को नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया, सिर्फ खौफ फैलाने के लिए। ये जो डर्टी हैरी आया, इसने सोचा कि ये जिस तरह ये पहले करता है बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ, हमारे ऊपर वही शुरू कर दिया। फिर आजम स्वाति से क्या किया, 75 साल सेनेटर। ये मैं आप बता रहा हूं कि हमारी मुल्क की तारीख में कभी ऐसी चीजें नहीं हुई। और पैगाम भेजे गए आजम स्वाति के ऊपर जब तशद्दुद हो रहा था, तो उसे कहा कि ये इमरान खान से हम ये करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती हैं, मुल्क की फौज नहीं इकट्ठा रख सकती, नहीं तो इस पाकिस्तान में लहदा नहीं होना था। पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती हैं। जो पार्टी सारे मुल्क में वाहिद पॉलिटिकल फेडरल पार्टी है, उसको खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन ये सारी चीजें हमने बर्दाश्त की। मुझे 6 महीने में हर जगह पे, कई जगह के ऊपर मुझे लेटर आता था कि आप अगर इस जलसे में जाएंगे तो आपकी जान खतरे में है, क्योंकि ये लोग जिन्होंने अभी कोशिश किया, ये अभी भी वहीं बैठे हैं, तो मुझे पता है जान खतरे में है। लेकिन मैं क्यों उसके बावजूद निकलूंगा? सियासत के लिए नहीं। मुझे सियासत क्या दे सकती है जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका है? मैं समझता हूं कि मौत गुलामी से ज्यादा बेहतर है, और खास तौर पर इन चोरों की गुलामी। ये जो 30 साल से चोरों का टोला मुल्क को लूट रहा था, इकट्ठा बैठ गया है, जो पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ता था, इनकी गुलामी से या इनके बच्चों की गुलामी जो ये तैयार कर रहे हैं अपने बच्चे, उससे बेहतर है मार जाओ। और मैं अपनी सारी कौम को भी कह रहा हूं कि देखें, आपने फैसला करना है कि क्या हमने इसी तरह चलना है, क्या इन चोरों के बाद जो अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं और बच्चों ने जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया, उनका सिर्फ काम, उनको सिर्फ एक चीज आती है, मनी लॉन्ड्रिंग। वो छोटे छोटी उम्रों में वो अरबोपति बन गए थे, क्योंकि मां बाप ने उनके नाम पे या चोरी करके पैसा इनके नाम पे चीजें ली हुई हैं। वो बिलावल, अब बिलावल, मैं आपको ये बताऊं कि सियासत में तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं नजर आ रहा। उर्दू अभी तक सही तरह बोला नहीं है, लेकिन इसका मैं आज ऑक्यूपेशन को ही करता हूं। इसकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा किस पे लगेगा कि इसके बाप ने चोरी करके पैसा दुनिया में किधर किधर रखा हुआ है। ये ढूंढता फिरेगा कि उसके बाप ने चोरी का पैसा किधर किधर रखा हुआ है। तो इनके नीचे अगर ये कोई समझता है कि ये एक अजीम कौम इनकी गुलामी करेगी, ये कौम कभी ये तस्लीम नहीं करेगी इनको। इसलिए ये मार्च है। तो हकीकी आजादी की मैं सारी कौम को याद करा दूं, 2 उसके सतून है जिसके ऊपर हकीकी तौर पे कौम आजाद होती है। कौम के फैसले कौम में हो, हम किसी सुपर पावर की गुलामी ना करें। ला इलाहा इल्लल्लाह एक दावा है कि मैं आजाद हूं, मैं सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकता हूं। इसलिए तो कायदे आजम, जब उनको पता भी था कि उन्होंने जिंदा नहीं रहना ज्यादा देर, पता नहीं चलने दिया अपनी बीमारी का कि कहीं पाकिस्तान कोई रुकावट ना आ जाए पाकिस्तान ना बनने में। और मुझे अफसोस से मिसाल देनी पड़ती है हिंदुस्तान की, साथ ही हमारे वो आजाद हुआ था
सिर्फ उस मुल्क के फैसले देख लो, आजाद फॉरेन पॉलिसी, मुल्क खड़ा हो गया हिंदुस्तान कि नहीं जी हम रूस से तेल लेंगे, हमारे तुम्हारे साथ अलायंस है अमेरिका के साथ, कि तेल रूस से इसलिए लेंगे कि हमारे लोगों को सस्ते तेल की जरूरत है, हम अपने लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं डाल सकते। खड़े हो गए, अमेरिका नाराज हुआ, लेकिन आखिर अमेरिका को मानना पड़ा। हमने भी वही किया था। गुलाम ऊपर बैठाए गए हैं जो साजिश के तहत आए हैं, इनको शर्म नहीं आई कि मुल्क महंगाई में यानी लोग डूब गए हैं, लेकिन इन्होंने रूस से तेल नहीं लिया क्योंकि जो इनका जो आका है वो नाराज ना हो जाए। हम कोई भी जो फैसले करें उसकी नंबर 1 चीज होनी चाहिए कि क्या मेरी कौम का इसमें फायदा है या नहीं है। हमारी कौम का फायदा नहीं था जब हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की और 80,000 अपने लोग मरवा लिए, लेकिन ऊपर जो सरबराह बैठा था वो प्रेशर ही नहीं ले सका, घुटने टेक दिए। 400 ड्रोन अटैक हुए इनके दौर में। कभी दुनिया की तारीख में मुझे एक मिसाल बता दें कि आप जंग किसी की लड़ रहे हैं और वो आपके ऊपर बमबारी कर रहा हो, क्योंकि ये कोई मुल्क की आजादी के लिए इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये दो खानदान का इंटरेस्ट ये है कि पैसे कैसे बनाने हैं, मुल्क से बाहर कैसे लेके जाने हैं। पाकिस्तान का दिवालिया निकलता है, इनको क्या फर्क पड़ता है, इनके पैसे डॉलर्स में बाहर पड़े हैं। अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सकता। और मैं थोड़ा मायूस भी हूं अपनी सहाफी बरादरी से कि जो अरशद शरीफ से हुआ है, औरों से भी हुआ है, लेकिन जो अरशद शरीफ से हुआ, अगर आप इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लेंगे, और आपको स्टैंड लेना चाहिए था, धमकियां दी गई। क्यों धमकियां दी गई? कि जो आपका मौकफ है, क्योंकि जो हुकूमत में बैठे हैं वो डरे हुए थे कि सच सामने आ जाए तो वो साजिश सामने लेके आ रहा था। अरशद शरीफ क्या कर रहा था? वो साजिश सामने लेके आ रहा था जो इस मुल्क से हुई है। अरशद शरीफ की वालदा को सब पता है कौन धमकियां दे रहा था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे यह इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूं, इसके ऊपर केस कर रहा हूं, मैं बरतानिया इसके ऊपर केस कर रहा हूं, ये जी और शकील रहमान इसका ये जो ग्रुप है, और मैं दुबई में केस कर रहा हूं। तो मैं आज अपनी जो ताकतवर हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिनके पास ताकत है, जो इस मुल्क को किसी तरफ भी ले जा सकते हैं, पॉजिटिव भी ले जा सकते हैं, नेगेटिव भी ले जा सकते हैं, तो मैं उनसे आज एक सवाल पूछता हूं। ये लोग जो दो खानदान थे, जनरल मुशर्रफ ने इनको हटाया जब 99 में, तो 2-2 दफा ये करप्शन में 90 की दिहाई में निकल चुके थे, और केसेस करप्शन के इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बनाए थे, और फिर इन दोनों को मुशर्रफ ने हटा दिया और लोगों ने मिठाइयां बांटी और करप्शन पे हटाया। उसके बाद इन्हीं को जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया। अब मेरा सवाल यह है कि वो क्या चीज थी कि एकदम 3.25 साल के अंदर यही लोग पता नहीं किस में नहा के आए कि ये एकदम ठीक हो गया एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और उसके बाद ये हमारे ऊपर फिर मुसल्लत हो गए। चले मानते हो कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना, जानते तो थे इनका माजी। तारीख में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ी, तारीख में सबसे ज्यादा बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर एतमाद करते हुए सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पैसा भेजा। तो जब मुल्क आगे बढ़ रहा था और जब हर चीज पॉजिटिव हो गई, कोरोना के मुश्किल वक्त से हमने मुल्क को निकाल लिया, तो दुनिया ने माना कि हमने बेहतरीन गवर्नेंस दी। तो वो कौन सी क़यामत आ गई थी कि हमें उस वक्त गिरा के तो इन चोरों को ऊपर बैठा दिया। 7 महीने में ये रजीम चेंज से इस मुल्क को फायदा क्या हुआ? मुझे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसानों से पूछे, चाहे किसानों से पूछे कि क्या हालात है उनके आज, इंडस्ट्री से पूछे, आज नौजवानों से पूछे, आईटी सेक्टर से पूछे, जो 75% एक्सपोर्ट्स हमारे दौरान बढ़ी थी आईटी की, जो फ्यूचर है मुल्क का। मुझे किसी सेक्टर से बताएं कि किसी को फायदा हुआ है इनके आने से। आज वो लोग जो हमारे पर तनकीद करते थे, वो आज दुआएं कर रहे हैं कि आप किसी तरह वापस आए। आप सारी कौम को मैं कह रहा हूं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। आप अगर आज न्यूट्रल हो गए, आपके बच्चे पछताएंगे, आपकी आने वाली नस्लें पछताएंगी कि जब आपको अमर बिल मारूफ पे चलना चाहिए था, जब आपको नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद करनी चाहिए थी, और आप घरों में बैठ गए। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि अपनी जान खतरे में डाल के बाहर निकलूं। जब मुझे पता था उसके बावजूद, और जब मुझे आगे भी पता है, इंसानों के हुकूक होते हैं। भेड़ बकरियों को डंडे मार के जिधर मर्जी आज कह दें कि ये चोर हैं, तो कल कह दें कि ये पाक हो गए, तो वो उधर ही चलेंगी। और मैं अब आपको डेट देने लगा हूं। मैं अपनी सारी पहले तो पार्टी को भी सारों को कहूं कि अभी से तैयारी शुरू कर दें। 26 नवंबर को आपने सबने इस्लामाबाद पहुंचना है। मैं इंशाअल्लाह आपको वहां मिलूंगा इस्लामाबाद में।